आज की क्लास में बहुत बहुत आनंद आने वाला है। सबसे पहले जिस शासक को पढ़ेंगे वो है वीर शिरोमणि महाराणा कुंभा, जो मेवाड़ का ऑलराउंडर शासक था, जिसके अंदर सारे के सारे गुण मौजूद थे। उस महाराणा कुंभा का हत्यारा उनका बड़ा बेटा अर्थात मेवाड़ का पितृहंता उदया उदयकरण, और किस प्रकार से प्रकृति इन्हें सजा देती है। इसके पश्चात हम पढ़ेंगे महाराणा कुंभा के दूसरे बेटे जिसका नाम है रायमल। बहुत सौम्य शासक है, बहुत समझदार शासक है। और अंत में आज हम जो तीसरा शासक पढ़ेंगे, जिसको पढ़ने के बाद में आप भी कहोगे वाह भाई वाह गुरुजी, मजा आ गया। तीसरा जो शासक पढ़ेंगे जिसका नाम है महाराणा संग्राम सिंह प्रथम अर्थात महाराणा सांगा। निश्चित रूप से राजस्थान के इतिहास में ऐसा विस्फोटक शासक आपने कभी नहीं देखा होगा, ना जिसके बारे में सुना होगा। जिस प्रकार से क्रिकेट में विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग को कहा जाता है, सूर्य कुमार यादव को कहा जाता है, उसी प्रकार से मेवाड़ में नहीं पूरे राजपूताने में विस्फोटक बल्लेबाज कौन है? महाराणा सांगा, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। इतना विस्फोटक है, अरे मरने के बाद में जिस व्यक्ति का शरीर को हाथी घोड़े तक मेवाड़ के अंदर नहीं ला सके, हमेशा वो जीत करके आया। सारी कहानी पढ़ेंगे साथियों, बहुत आनंद आएगा। चलो शुरुआत हम करते हैं। सबसे पहले उदयकरण के बारे में देखिए। उदय ये कौन है? मैंने आपको लास्ट बताया था पिछली क्लास में कि महाराणा कुंभा की 1468 ईस्वी में महामदेव कुंड के पास में कुंभलगढ़ के कटारगढ़ में कटार घोंप कर उन्हीं के पुत्र जिसका नाम है उदा, क्या नाम है? उदा या उदयकरण। उदा ने महाराणा कुंभा की हत्या की। गुरुजी क्यों की? ऐसा क्या हुआ कि कुंभा जैसे शासक जिसने चारों तरफ त्राहिमाम मचा दी थी, जो ना केवल वीर था, जो संगीतज्ञ भी था, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जो बहुत बड़ा विद्वान भी था, बहुत बड़ा कवि भी था, बहुत बड़ा साहित्यकार भी था, बहुत बड़ा स्थापत्य कला का जनक भी जिसे कहा जाता है। मतलब मेवाड़ में क्या पूरे राजपूताने में ऑलराउंडर अगर सारे के सारे गुण जिसके अंदर थे वो था महाराणा कुंभा। उसकी हत्या क्यों की? और उसी के बड़े बेटे ने की। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता देता हूं, घर में अगर कोई बहकाने वाला हो तो वो उसका सत्यानाश कर देता है, परिवार का सत्यानाश कर देता है। तो उदा को इसके किसी मित्र ने ऐसे बहका दिया कि तुम्हारे जो पिताजी है महाराणा कुंभा, जिस समय हालांकि हत्या की उस समय कुंभा की आयु 47 यानी 47 वर्ष थी, वो रायमल को शासक नियुक्त करेंगे। जबकि सत्य बात यह है कि कुंभा ऐसा कभी नहीं करता, ना कुंभा ने ऐसा सोचा था, क्योंकि बहुत इतना महान शासक था, वो ऐसे कैसे करता। पर उदा को बहका दिया और उदा ने सोचा ठीक है, अगर मैं मेरे पिता की हत्या कर देता हूं तो आनंद आ जाएगा, मैं शासक बन जाऊंगा। उदा ने ऐसा ही किया। कुंभा का जो निज निवास स्थान है वो कुंभलगढ़ दुर्ग के ऊपर एक छोटा सा दुर्ग है, वहां कुंभा का महल है, वहां कुंभा हमेशा वहां रहता था। अब देखिए बड़ा बेटा है, उसे कौन रोकेगा। तो ऐसा कहा जाता है एक दिन महाराणा कुंभा जो है वो महल के झरोके में बैठे हुए थे, पास में महामदेव कुंड है वहां पर, तो कुंड के पास वाले झरोके में बैठे हुए थे। उदा ने सोचा आज मौका है। उदा ने कटार निकाली और पिता के पेट में कटार घोंप दी और उसे धक्का दे दिया, और धक्का देकर के नीचे गिरा दिया, और उदा कूद करके नीचे आ जाता है और कहता है कि पिताजी गिर गए, पिताजी गिर गए। तो उदा भी कूदा, नीचे आया और आकर के सबको इकट्ठा कर लिया। उसके बाद देखो उस समय कुंभा की हत्या हो गई थी, जो भी था, पर राज तिलक होना ही था। 1468 में उदा या उदयकरण शासक बन जाता। धीरे धीरे बात का, क्योंकि पाप का घड़ा जो होता है वो भर गया था, और जो झूठ होता है वो छुपता नहीं है, कहीं न कहीं से लीकेज हो जाता है। धीरे धीरे मेवाड़ के सब सरदारों को पता चल गया था कि इसकी हत्या केवल और केवल किसने की थी? उदा ने की थी। और अंत में तो उदा भी स्वयं मानने लग गया था, वो कहने लग गया था। तब जो मेवाड़ के सरदार थे उन्होंने जो छोटा बेटा था, जो बहुत सौम्य था, सरल स्वभाव वाला था, जिसका बारे में मैंने लिखा है रायमल,
जिसकी शादी श्रृंगार देवी के साथ में होती है, आपको पता होगा, आवल बावल संधि के पश्चात। श्रृंगार देवी राव जोधा की पुत्री। तो मेवाड़ के सरदारों ने उदा को स्वीकार नहीं किया। कौन स्वीकार करेगा, क्योंकि पिता की हत्यारा है ये। साथ ही उदा को अपने छोटे भाई रायमल से भी उत्तराधिकार संघर्ष करना पड़ा। अब मेवाड़ के जब सरदारों ने स्वीकार नहीं किया तो सरदारों ने तैयार कर दिया किसको, रायमल को। अब कंटिन्यू 5 बार युद्ध होता है। रायमल सरदार सब एक तरफ, उदा बार बार हारता रहा लेकिन मानेगा नहीं, फिर कूद के आ जाता, फिर युद्ध हुआ, फिर हार गया वहां से भगा दिया, लेकिन फिर वो वापस आके कूदता। कौन कूदा, उदा। 5वीं बार आया तो अब की बार मेवाड़ के सरदारों ने कहा अब की बार इसको पकड़ करके और जेल के अंदर डाल देंगे, या इसे जिंदा नहीं छोड़ना है। रायमल ने कहा ठीक है। जैसे ही 5वीं बार उदा आया, 5वीं बार पराजित हुआ। अब की बार उदा बहुत मतलब चतुर व्यक्ति था। उदा को पता लग गया कि अब की बार अगर मैं पकड़ में आ गया तो ये मुझे जेल में डाल देंगे या मेरी हत्या कर देंगे। तो अब की बार उदा महलों से सीधा नीचे कूदा और कूद करके वो अपना घोड़ा लिया और घोड़ा लेकर के वो मालवा की तरफ भाग गया। मेवाड़ के सरदारों ने कहा पकड़ो पकड़ो, इसे छोड़ना नहीं है, ये पिता का हत्यारा है, मेवाड़ का पितृ हंता है। पीछे पीछे मेवाड़ की सेना दौड़ रही है। प्रकृति ने कहा अरे तुम क्यों ये हत्या मोल लेते हो। मालवा की तरफ वो जा रहा था। अचानक क्या हुआ, अचानक से क्या होता है, एकदम से बादल आते हैं और बिजली कड़कती है। अचानक से बिजली कड़की, बारिश हुई। उदा ने अपने घोड़े को पेड़ के पास में लेके जा ही रहा था कि बिजली कड़की और उदा के ऊपर आकर के गिर जाती है। और जैसे ही उदा के ऊपर आके गिरी, उदा अब की बार और कूदा। कहां से कूदा, घोड़े से कूदा, लेकिन उसके चिथड़े उड़ गए थे। उसके पश्चात उदा जीवन में कभी नहीं कूदा। ऐसा था मेवाड़ का पितृहंता जिसका नाम है उदा या उदयकरण। किसका बेटा है ये, महाराणा कुंभा का बेटा है। अगला जो शासक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है रायमल। देखिए उदा का जो शासन काल है वो 1468 से 1473 तक रहा था, लगभग 5 साल। अब शासक बनेगा रायमल, और रायमल वही है जिसका विवाह जो है वो राव जोधा की पुत्री श्रृंगार देवी के साथ में होता है आवल बावल की संधि के तहत, अभी मैंने बताया था। चलो शुरुआत करते हैं। रायमल, देखो रायमल बहुत बहुत समझदार शासक था। इसके दरबार में 2 प्रमुख विद्वान हुए। देखिए विद्वानों का बहुत बड़ा सहयोग होता है। विद्वानों का बहुत बड़ा होता है राजा के लिए कि उसके सलाहकार कौन है, और अच्छे सलाहकार होते हैं ना वो जीवन बदल देते हैं। तो रायमल के 2 प्रमुख दरबारी विद्वान थे, एक का नाम गोपाल भट्ट और दूसरा महेश भट्ट। ये दोनों बहुत बहुत विद्वान थे। इनके प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। एक बहुत बड़े प्रख्यात पंडित जी भी थे, अर्जुन। उन्होंने, आपको पता है, तो कुछ लोग तो कहते हैं नारायणी देवी ने, कुछ लोग इतिहासकार कहते हैं कि इस अर्जुन नामक जो विद्वान था, इन्होंने ही रायमल के जो पुत्र थे ना, हालांकि 13 पुत्र थे लेकिन 3 के बीच में झगड़ा होता है। एक जगमाल, दूसरा उड़ना पृथ्वीराज और तीसरा संग्राम सिंह, संगा के बीच में। हालांकि संग्राम सिंह था बहुत ताकतवर, मैंने आपको बताया था कि विस्फोटक था ये, लेकिन बहुत सौम्य भी था, शांत भी था। भाइयों के प्रति उसका ऐसा कोई प्रेम नहीं था, पर मन ही मन वो उसको पता था। क्यों? क्योंकि इस अर्जुन नामक प्रख्यात पंडित ने घोषणा कर दी थी। उसके पश्चात वो एक नारायणी नामक चारणी के पास में जाते हैं। वो भी एक लंबी कहानी है कि किस प्रकार से वो बैठते हैं जाके। तो उस चारणी ने भी ये घोषणा कर दी थी कि रायमल के पश्चात इसका जो पुत्र है सांगा संग्राम सिंह, वही शासक बनेगा। वो भी सांगा के बारे में हम पढ़ेंगे तो मैं आपको वहां से बता दूंगा। उसके पश्चात जो है ये उड़ना पृथ्वीराज बहुत क्रूर शासक था। रायमल का जो बेटा था उड़ना पृथ्वीराज बहुत क्रूर भी था, बहुत क्रोध उसको आता था, तो उसने सांगा की आंख भी वहीं फोड़ दी थी। बेचारा बच करके अजमेर में जाकर के छुप के रहने लगा था सांगा। तो ये ऐसे पुत्र थे रायमल के। तो रायमल के दरबारी विद्वान मैंने आपको बताया था, अर्जुन नामक पंडित था, इन्होंने घोषणा कर दी थी। रायमल के समय गुजरात के शासक ग्यासा शाह ने 3 बार असफल आक्रमण किया था। ये प्रश्न पूछा जा सकता है,
आगे की बात सुनो। रायमल ने अपने 13 पुत्रों में से किसी को भी उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया। गुरुजी क्या बात हो गई, पूरी क्रिकेट टीम पैदा कर दी। अब वो तो होनी थी, जिसके परिणाम स्वरूप इसके जीवन काल में ही इसके 3 पुत्रों के बीच में, 3 पुत्र किस किस के बीच में, एक तो था जगमाल, दूसरा उड़ना पृथ्वीराज और तीसरा संग्राम सिंह या शांगा। इनके बीच में उत्तराधिकार संघर्ष शुरू हो जाता है और अंतिम विजय जो होती है वो किसकी होती है, संग्राम सिंह या सांगा की होती है। किस प्रकार से महाराणा सांगा जो है वो शासक बनते हैं, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ी सी कहानी। देखिए, जब सांगा शासक बना था ना, तब जगमाल की भी मृत्यु हो गई थी और उड़ना पृथ्वीराज की भी मृत्यु हो गई थी। उड़ना पृथ्वीराज के लिए मैंने आपको एक लाइन बोली थी। मैंने आपको बोला था एक बार 2010 में राजस्थान पुलिस में प्रश्न पूछा था, कुंभलगढ़ का जो किला है उसकी जो दीवार है उसका परिमाप कितना है, परिधि कितनी है, कितना किलोमीटर है। तो वो 36 किलोमीटर उसकी लंबाई है। 4 घुड़सवार उस पर एक साथ दौड़ सकते हैं, घूम सकते हैं। 36 किलोमीटर बहुत होती है। और ये जो उड़ना पृथ्वीराज है ये प्रतिदिन सुबह उठते ही उस पूरी के पूरे कुंभलगढ़ की दीवार पर दौड़ता था। तो ताकतवर भी था, ये तो मैंने थोड़ी सी बात बताई, लेकिन थोड़ा सा ये क्रूर भी था, बहुत गुस्सैल भी था। कौन? उड़ना पृथ्वीराज। तो मैंने आपको बताया कि महाराणा सांगा था बेचारा, ये तो अजमेर में जाकर के कहीं छुप के रहने लग गया था, क्योंकि इसको पता था कि ये उड़ना पृथ्वीराज है, छोड़ेगा नहीं। जगमाल, इन तीनों के बीच में अब जगमाल और पृथ्वीराज एक हो गए थे। एक कहानी मैं आपको बता देता हूँ। उड़ना जो पृथ्वीराज है इसकी बहन है, और इसकी बहन का नाम जो है वो था आनंद कुंवर। इस आनंद कुंवर जो है इसका विवाह हुआ जगमाल देवड़ा के साथ में। मैं एक बहुत प्यारी कहानी बता रहा हूं मैं आपको कि किस प्रकार से उड़ना पृथ्वीराज की मृत्यु होती है। तो बहन ने अपने भाई को पत्र भिजवाया, किसी को भिजवाया कि भैया आपके जो जीजाजी है जगमाल देवड़ा वो मुझे परेशान कर रहे हैं। तो पृथ्वीराज को गुस्सा आ जाता है और वो बोले मेरे होते हुए चलो ठीक है जीजाजी का इलाज कर देते हैं। तो पृथ्वी जो महाराणा संग्राम सिंह थे वो सिरोही चले जाते हैं, क्योंकि सिरोही में शादी हुई थी इनकी देवड़ा चौहानों के साथ में। किसकी? आनंद कंवर। पृथ्वीराज चौहान की उड़ना पृथ्वीराज की बहन थी आनंद कंवर, जिसका विवाह सिरोही के जगमाल देवड़ा के साथ में होता है। तो पृथ्वीराज जो उड़ना पृथ्वीराज है वो चले जाते हैं, बोले ठीक है जीजा जी का इलाज करके आते हैं, मेरी बहन को परेशान कर रहा है। वहां चले गए जाकर के। अब वो तो मैंने आपको बताया था, गुस्सा थोड़ा ज्यादा ही था, बहुत ज्यादा सुना दिया। किसको? जगमाल चौहान या जगमाल देवड़ा को। बहन के सामने बहुत अच्छे से डांटा ये, और बोले इलाज करके जाऊं तेरा। उसने कहा गलती हो गई साले साहब, अब दोबारा आपकी बहन को नहीं डांटूंगा, अब तो बढ़िया आप भोजन वोजन जीमो। ये तो उनको अच्छे से खाना खिलाया, लेकिन मन ही मन जगमाल देवड़ा को लग रहा था कि आज मेरे घर पे आकर के ये मेरी बेइज्जती करके गया है। तो मन ही मन उसको गुस्सा आ रहा था। उसने कहा ठीक है, खाना खाया दोनों ने मिलकर के, और जगमाल देवड़ा ने माफी मांग ली, बोले साले साहब गलती हो गई, दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। बहन भी खुश हो गई, चलो ठीक है, अच्छा इलाज कर दिया आज तो आनंद कुंवर जो बहन थी पृथ्वीराज, उड़ना पृथ्वीराज की, तो इसने कहा मेरे भाई के लिए मैं, क्योंकि रास्ते में जाएगा सिरोही से यहाँ तक, तो उसको लिए मैं थोड़े लड्डू रख दूं क्या, 2-4। तो जगमाल देवड़ा ने कहा अरे अरे बिल्कुल रख दो ना, बहुत अच्छी, ये भी कोई पूछने की बात है। तो वो चलो मैं लेके आऊं, बोले हाँ। तो जगमाल देवड़ा अंदर जाता है और वो लड्डू लाया, लेकिन उस लड्डू में उन्होंने जहर मिला दिया, विष मिला दिया। उसको पता ही है मेरे को कभी भी मेरी बेइज्जती कर सकता है। बहन को पता ही नहीं आनंद कुंवरी को, और विष मिला करके और बोले साहब साले साहब जब भी भूख लगे मस्त खा लेना, बढ़िया देसी घी ड्राई फ्रूट डाला हुआ है। तो ठीक है, वापस आ जाता है कौन? उड़ना पृथ्वीराज। और वापस आने के बाद में बोले यार लड्डू बहुत अच्छे थे, यहाँ तक आते आते भूख लग गई। कुंभलगढ़ के किले में प्रवेश करते ही उसने बोला यार एक बार मैं लड्डू खा ही लेता हूँ, क्योंकि वहां तो फिर मिलेंगे नहीं, सब लूट लेंगे।
छीन लेंगे मेरे को। तो बहुत अच्छे लड्डू थे, उसने लड्डू खाए और खाते ही विष का असर होना ही है और उड़ना पृथ्वीराज है, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो एक रास्ता इनका क्लियर हो गया था अपने आप, देखो प्रकृति ने इनको शासक बनाया। दूसरा जो थे जगमाल, उनके लिए कहते हैं कि वो ऐसी कोई व्याधि रोग, उनकी बीमारी काफी दिन तक उपचार भी चला था, लेकिन जगमाल की भी मृत्यु हो गई। अब नंबर किसका आना था? सांगा का ही आना था। और हालांकि 13 पुत्र थे, संघर्ष कैसे, मगर जो महाराणा सांगा है, इनका जो राज्याभिषेक जो है वो अजमेर के सामंत थे करमचंद पंवार, उन्होंने करवाया था। ठीक है, शुरुआत करते हैं, पढ़ते हैं आज का विस्फोटक बल्लेबाज, सॉरी विस्फोटक शासक, विस्फोटक बल्लेबाज तो हमको पता है वीरेंद्र सहवाग है। तो आज का विस्फोटक शासक, सबसे पहले सामान्य परिचय इसके बारे में पढ़ेंगे। बहुत बहुत महान शासक है, सारे के सारे युद्धों के बारे में पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा आपको कहानी में। चलो शुरुआत करते हैं। इतना तो आपको पता है, महाराणा सांगा के पिता का नाम क्या है? रायमल। माता का नाम रतन कंवर था। वापस सुन लो, जो श्रृंगार जो देवी थी वो पृथ्वीराज जो जोधपुर की थी, वो सांगा की मां नहीं थी, वो किसकी मां थी? पृथ्वीराज की मां थी। इनका जन्म जो है किसका? महाराणा सांगा का जन्म 12 अप्रैल 1482 ईस्वी को हुआ था। पिता की मृत्यु से पूर्व इनके दोनों बड़े भाई, मैंने आपको बताया था जगमाल और पृथ्वीराज की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। अतः 24 मई 1509 को अजमेर के सामंत करमचंद पंवार के सहयोग से महाराणा सांगा का राज्याभिषेक हुआ। मैंने कहा ना, राज तिलक इनके भाग्य में भी लिखा हुआ था। सांगा की पत्नी के बारे में बात कर लेता हूं मैं। मुख्य जो रानी थी वो हाडी रानी कर्मावती, जिससे उदय सिंह और विक्रमादित्य का जन्म होता है। पुत्रों के बारे में बात करें तो भोजराज, रतन सिंह, विक्रमादित्य, उदय सिंह। वैसे तो इनके 7 पुत्र थे, परंतु एक खास बात मैं आपको बता देता हूं कि 4 पुत्रों के बारे में हमको थोड़ी जानकारी रखनी है। और 4 भी क्या, सांगा की जब मृत्यु हुई थी तो तब उनके केवल 3 पुत्र जिंदा थे, एक रतन सिंह, दूसरा विक्रमादित्य और तीसरा उदय सिंह। यानी 4 पुत्रों की मृत्यु हो गई थी। देखिए 2 पुत्र तो इनके क्या है, युद्ध में समाप्त हो जाते हैं। राणा सांगा के जीते जी उसके 4 पुत्रों की मृत्यु हो गई थी। और भोजराज के बारे में तो आप जानते हो, मीराबाई के पति थे। ठीक है, उसके पश्चात सांगा के बाद में जो है मृत्यु के पश्चात रतन सिंह शासक बनेगा। लेकिन उससे पहले अब हम पढ़ रहे हैं महाराणा सांगा, और बहुत महान शासक है, विस्फोटक है। देखो पढ़ने के बाद में आपको खुद को एनालिसिस हो जाएगा कि कौन सा शासक कैसा था। उपाधि के बारे में बात कर लेते हैं। तो उपाधि, इन्हें हिंदू पथ की उपाधि दी गई है। क्यों? अब मैंने तो यहाँ पे लिख दिया ना, हिंदू पथ की उपाधि दी गई है, क्यों आपको लगाना है। और जब आप खानवा का युद्ध पढ़ोगे तब आपको पता चल जाएगा कि इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है, ऐसा पहली बार हुआ कि पूरे राजपूत शासक एक हुए। किसके समय? महाराणा सांगा के समय। तो इसलिए हिंदू पथ, हिंदू वर्सेज मुस्लिम, पहला ऐसा युद्ध हुआ था खानवा का युद्ध, जिसमें पूरे राजपूत शासक एक हुए थे। प्रश्न पूछा जा सकता है। तो हिंदू पथ की उपाधि दी गई है। शासक को ध्यान से पढ़ोगे तो सारा समझ में आएगा। राणा सांगा को एक आंख का शासक भी कहा जाता है। अब ये बताने की जरूरत नहीं है भाई, ये तो आपको भी पता है। मैंने आपको बताया था कि उड़ना पृथ्वीराज ने इनकी एक आंख को फोड़ दिया था। आगे देखो और संज्ञा इनको क्या क्या दी। राणा सांगा के शरीर पर 80 घाव थे। 80 घाव जो होंगे वो कब होंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। खातौली बूंदी का युद्ध होता है उसमें। कर्नल जेम्स टोड ने इन्हें सैनिक भग्नावेश की संज्ञा दी है। ये प्रश्न कई बार पूछा है। राणा सांगा को मानवों का खंडर, यानी कई जख्मों की वजह से, और सिपाही का अंश कहा है, क्योंकि सिपाही के सारे गुण इनके अंदर थे। अब सारे युद्ध पढ़ोगे तो ये जो संज्ञा मैंने आपको बताई ना, सैनिक भग्नावेश, मानवों का खंडर, सिपाही का अंश, रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलो एक नोट डाल के बता देता हूं। इंपॉर्टेंट लाइन, 1512 से 1526 ईस्वी का काल महाराणा सांगा को चरमोत्कर्ष काल कहलाता है। चरमोत्कर्ष काल का मतलब समझ में आ गया कि चरम पर उत्कर्ष था ऐसा समय, अर्थात
ऐसा समय था कि चारों तरफ महाराणा सांगा के नाम का डंका बज रहा था, क्योंकि इस दौरान महाराणा सांगा ने जितने भी युद्ध किए सब में विजय प्राप्त की। अब सुनते जाओ कौन कौन से युद्ध किए, जितनी भी मैंने संज्ञा और उपाधि दी है, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी साथियों, एक एक युद्ध को ध्यान से सुनो। अपन शुरुआत करते हैं 1517 से। 1517 खातौली का युद्ध हम पढ़ेंगे सबसे पहले, किस किस के बीच में होता है, अर्थात विस्फोटक बल्लेबाज की पहली बल्लेबाजी हम देखने के लिए आ रहे हैं। और मैच भी किससे है, अब आप खुद सोच लो, तत्कालीन दिल्ली सुल्तान। सॉरी, पानी पीने लग गया था। खातौली बूंदी में है। 1517 में युद्ध हुआ। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी, जो दिल्ली का तत्कालीन सुल्तान, को मात्र, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, 3 घंटे में बुरी तरह से पराजित किया था। ऐसा भी संभव है क्या? लोग 3-3 महीने तक युद्ध करते थे, यहाँ 3 घंटे में मैच को निपटा दिया, पूरा मैच खत्म कर दिया। किसने खत्म किया? वीर शिरोमणि महाराणा सांगा। मैंने कहा ना विस्फोटक, अब मैंने मुंह से कहा, आप पता लगा भाई, मैंने कह दिया, लेकिन क्या ये सत्य है क्या? बिल्कुल, खातौली के युद्ध में 3 घंटे में बुरी तरह से पराजित किया था। किसको? इब्राहिम लोदी, जो दिल्ली का बादशाह था। मगर इस युद्ध में राणा सांगा का एक हाथ व एक पैर हमेशा के लिए निष्क्रिय हो गए थे। कोई बात नहीं, लेकिन दिल्ली के बादशाह को 3 घंटे में आज तक का इतिहास रहा है। देखिए, सांगा के समय की सांगा ने जितने भी थे ना, ये वो सारे के सारे अपना इतिहास बना दिया। इतिहास बना दिया मतलब अपना नाम उस पे लिख दिया। दूसरा युद्ध के बारे में बात करते हैं तो वो है बाड़ी धौलपुर का युद्ध, 1 साल बाद में। चलो, यहाँ पे क्या हुआ बाड़ी धौलपुर में? अरे युद्ध उसी से था, किससे? अभी मैंने बताया, इब्राहिम लोदी। लेकिन अब की बार इब्राहिम लोदी मैदान में नहीं आया, क्योंकि उसको पता था कि सांगा ने ऐसा धोया ना, उस दिन जान बचा करके, बड़ी मुश्किल अपनी जान बचा करके इब्राहिम लोदी जाता है। अब की बार इब्राहिम लोदी ने क्या किया? खास सेना तैयार की, और इसके जो चालाक जाबाज जो सेनापति थे, मियां हुसैन और मियां मक्कान, इन दोनों को इन्होंने, किसने? दोनों को महाराणा सांगा से युद्ध करने के लिए भेज दिया। किसने? इब्राहिम लोदी ने। स्वयं नहीं आया, क्योंकि पहला मैच विस्फोटक था ना, मजा आया। मात्र 3 घंटे में दिल्ली के इब्राहिम लोदी को। इब्राहिम लोदी भी कैसा शासक था वो भी मैं आपको बता दूंगा, बहुत महत्वाकांक्षी शासक था। नोट डाल के एक लाइन लिखी है, और जहाँ नोट हो तो नोट तो काम के होते हैं ना भाई, नोट से ही संसार चल रहा है, नोट से ही दुनिया चल रही है। तो नोट डाल के एक लाइन लिख रहा हूं, और ये नोट बहुत काम का है। 500 का नोट है, हाँ जी। इब्राहिम लोदी को 2 बार पराजय से नाखुश हो गए थे। कौन? पंजाब के आलम खां। पंजाब के आलम खां लोदी, दौलत खां लोदी, इन्होंने ही तो किसको बुलाया था, बता दो? इन्होंने ही बाबर को बुलाया था भारत आक्रमण करने हेतु। इनको पता था, क्या पता था? कि मुस्लिम सल्तनत खत्म होने वाला है, और अब मुस्लिम सत्ता ही समाप्त होने वाली है यहाँ से मुस्लिम। इसलिए मुस्लिम सल्तनत को बचाने के लिए क्या किया? आलम खां लोदी और दौलत खां लोदी ने क्या किया था? बाबर को बुलाया था, और बोले टेंशन मत लो, आपका सहयोग कौन करेगा? सांगा करेगा, जिसने किसको हराया था? जिसने इब्राहिम लोदी को हराया था। बोले आ जाओ, दिल्ली की बादशाह हमें आपको लेनी है। तो पंजाब के आलम शाह और दौलत खान ने इन्हें बुलाया था। तो यही था बाबर के आने का मुख्य कारण। वापस सुन लो क्या कारण था। अब देखो कहां से, अगर इब्राहिम लोदी जीत जाता तो बाबर आता क्या? नहीं आता, क्योंकि लग गया था किसको? इन मुसलमानों को ऐसा लग गया था कि दिल्ली की सत्ता अब मुस्लिम सल्तनत समाप्त होने वाला है, हिंदू सल्तनत वापस आ जाएगा दिल्ली के ऊपर। ऐसी कंडीशन में किसी ताकतवर शासक को बुलाना चाहिए, भले ही आक्रमण महमूद लोदी पर ही क्यों नहीं करवाया जाए। ऐसा ही हुआ। तो इसलिए कौन? बाबर आएगा। आगे की कहानी सुन लो। आगे जो तीसरा युद्ध जो होता है वो हुआ गागरोन झालावाड़ का युद्ध। अब ये युद्ध क्यों हुआ? ये होता है 1519 में, और क्यों हुआ था इसकी भी मैं आपको कहानी बताऊंगा। पहले युद्ध के बारे में देख लो, किस किस के बीच में होता है।
राणा सांगा और महमूद खिलजी द्वितीय जो मांडू का सुल्तान था, मालवा का शासक था, के मध्य हुआ। इसमें महाराणा सांगा जो है वो अपने मित्र मेदिनी राय के सहयोग से, सांगा की क्या होती है, जीत होती है, क्योंकि सांगा जो गागरोन का युद्ध करने गया था वो अपने मित्र मेदिनी राय के लिए ही करने गया था, क्योंकि मेदिनी राय इनकी शरण में आता है। मैं आपको कहानी बता रहा हूँ। और इस युद्ध को मालवा के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, यानी गागरोन का युद्ध भी जीता महमूद खिलजी द्वितीय, जो उस समय मालवा यानी मांडू का सुल्तान था और उसका नाम उस समय चल रहा था। कहानी बता देता हूँ क्यों हुआ युद्ध। राणा सांगा के समय मालवा का शासक महमूद खिलजी द्वितीय था, ये तो आपको पता है भाई, इससे युद्ध हुआ तो समय यही था। कारण क्या था युद्ध होने का, जिसे उसके भाई साहेब खान ने गद्दी से हटा दिया था। वापस सुनो, महमूद खिलजी सांगा के समय शासक था और महमूद खिलजी जो मालवा का शासक था उसको, महमूद खिलजी द्वितीय को उसी के भाई जिसका नाम था साहेब खान, उन्होंने गद्दी से हटा दिया था। अतः चंदेरी एमपी के शासक, अतः चंदेरी एमपी के शासक, अब ध्यान से सुनो। तो अब अपन बात कर रहे थे कि भैया गागरोन का युद्ध क्यों हुआ। अब देखो लड़ाई इन दोनों भाइयों के बीच में होती है। मालवा का शासक कौन है, महमूद खिलजी द्वितीय, और इनके भाई थे साहेब खान। इनके बीच में गद्दी को लेकर के युद्ध हो गया, गद्दी को लेकर के युद्ध हो गया। तो इसमें क्या हुआ था कि चंदेरी का जो शासक था मेदिनी राय, उसने सहायता की, किसकी सहायता की, महमूद खिलजी द्वितीय की, क्योंकि महमूद खिलजी किसके शरण में आया था, चंदेरी के शासक के पास में, बोले यार मेरी हेल्प करो। तो महमूद खिलजी द्वितीय की हेल्प किसने की, मेदिनी राय ने। मेदिनी राय कहाँ का शासक है, चंदेरी का, यानी पास का ही है। और पुणे मालवा का शासक बना दिया, किसको बना दिया, महमूद खिलजी को। देखिए ये कहानी आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। गागरोन युद्ध का कारण क्या था। अब महमूद खिलजी शासक बन गया, इससे खुश होकर के महमूद खिलजी द्वितीय ने क्या किया, मेदिनी राय को मालवा का ही प्रधानमंत्री घोषित कर दिया, क्योंकि मेदिनी राय से शासक किसने छीन लिया था, उसी के भाई साहेब खान ने। मेदिनी राय ने हेल्प की और पुणे महमूद खिलजी शासक बन गया। महमूद खिलजी खुश हो गया, पूरे के पूरे मालवा का प्रधानमंत्री बना दिया। अब क्या होता है, अब थोड़ी सी गड़बड़ होगी। क्या गड़बड़ होगी, क्योंकि जो मुस्लिम सरदार थे उनको ये पसंद ही नहीं था कि हमारे ऊपर कोई हिंदू प्रधानमंत्री बन जाए। मालवा के जो सरदार थे उन्होंने बहका दिया किसको, महमूद खिलजी द्वितीय को। और ये बहकाना बहुत खतरे वाला होता है, बहुत खतरनाक होता है। जिस व्यक्ति ने हेल्प की, सहायता की महमूद खिलजी द्वितीय की, उसी महमूद खिलजी को बहका दिया उसके सरदारों ने। इसके पश्चात पता है क्या हुआ, मेदिनी राय को प्रधानमंत्री पद से हटा दिया, कोई बात नहीं चलेगा, लेकिन बेचारे के चंदेरी पर भी आक्रमण कर लिया। और चंदेरी पे आक्रमण किया इस महमूद खिलजी द्वितीय ने, और इसमें इनका बेटा, इनका रतन जिसका नाम था नत्थु, वो मारा जाता है। किसका बेटा था रे, नत्थु। नत्थु जो था वो मेदिनी राय का बेटा था। अब आप खुद सोचो, जिस व्यक्ति ने हेल्प की उसके साथ में देखो क्या किया यहाँ पर। महमूद खिलजी द्वितीय ने उसको प्रधानमंत्री पद से हटाया, वो भी कोई बात नहीं, नहीं चाहिए भाई हमको प्रधानमंत्री, लेकिन जहां का वो शासक था, अरे उसी वहां का तो रहने दो। फिर चंदेरी पे आक्रमण किया। मेदिनी राय का बेटा, जिसमें उसका प्रिय बेटा था, जिसका लाडला बेटा था नत्थु, वो मारा जाता है। मेदिनी राय ने कहा, हे भगवान मैंने बहुत बड़ी गलती की। अब मेदिनी राय ने कहा अब मैं क्या करूं। तो मेदिनी राय जो है वो मेवाड़ में आता है, और मेवाड़ में आकर के महाराणा सांगा की शरण में आ गया, और महाराणा सांगा को सारी की सारी कहानी बताता है। अरे विस्फोटक बल्लेबाज को सारी कहानी बताता है। सांगा की भी आंखों में आंसू आ गए, बोले ऐसा किया, हाँ बोले मैंने अच्छा किया, उसका फल मुझे ये मिला, ये कलयुग का प्रताप है, कलयुग का प्रभाव है। सांगा ने कहा कोई बात नहीं, अब बदला लेंगे। इसी के परिणाम स्वरूप 1519 ईस्वी में राणा सांगा और मेदिनी राय, उधर से कौन था, महमूद खिलजी और मुजफ्फर शाह। बिल्कुल महमूद खिलजी को पता था, गुजरात वालों को बुला लिया, बोले आ जाओ। मतलब मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि हिंदू और मुस्लिम युद्ध हो रहे,
जब मेदिनी राय ने सहयोग किया उनके कहने पे, फिर भी देखो उल्टा किया था महमूद खिलजी ने। तो महमूद खिलजी मालवा का था, गुजरात के मुजफ्फर शाह को बुला लिया क्योंकि उसको पता था सांगा आ रहा है। तो बोले ठीक है, अब मेदिनी राय और सांगा दोनों का इलाज करेंगे। लेकिन पता है, उसको पता नहीं था कि इलाज खुद का ही हो जाएगा। क्या हुआ बताओ? गागरोन का युद्ध हुआ और इसमें राणा सांगा और मेदिनी राय की विजय हुई और जबरदस्त तरीके से इलाज कर दिया। किसका इलाज कर दिया? इलाज कर दिया महमूद खिलजी द्वितीय का। ओके, 3 हमने मैच देख लिए। पहला खातौली बूंदी का देख लिया हमने, देखा था ना पहला जो युद्ध हुआ था। दूसरा बाड़ी धौलपुर का हुआ था, सांगा को पता चला, वही जाकर के मारा, धौलपुर वही। और तीसरा जो था वो गागरोन झालावाड़ का। चौथा मैच चलते हैं एमपी के अंदर और ये है मंदसौर। ये कौन सा युद्ध है गुरुजी? ये मंदसौर एमपी का युद्ध है और 1522 ईस्वी में हुआ था। किस किस के बीच में होता है? राणा, अब देखो कहानी सुन लो। राणा सांगा के समय गुजरात का शासक मजदूर सहाय था, अतः इधर, अब थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पर लिखने में जो है वो मिसप्रिंट हो गई है, तो मैं इसको सुधार दूंगा। मैं आपको बता देता हूं ये कि राणा सांगा के समय जो गुजरात का शासक था वो मुजफ्फर शाह था। कौन था? मुजफ्फर शाह था। अतः ईडर पर अधिकार को लेकर के राणा सांगा व मुजफ्फर शाह के मध्य 1522 ईस्वी में मंदसौर एमपी का युद्ध हुआ, जिसमें राणा सांगा की क्या हुई? विजय हुई थी। अतः इस युद्ध में विजय के बाद राणा सांगा और मुजफ्फर शाह के मध्य एक संधि भी होती है। उस संधि का नाम है मंदसौर की संधि। किसके लिए हुआ मंदसौर का युद्ध? ईडर के अधिकार को लेकर के। ईडर कहां पर है? गुजरात में। मुजफ्फर शाह ये चाहता था कि ईडर मेरे अधिकार में रहे। राणा सांगा ने कहा, रे ईडर तो इधर ही रहेगा। किधर रहेगा? ईडर तो इधर ही रहेगा, मतलब मेवाड़ में ही रहेगा। तो दोनों के बीच में युद्ध होता है। सांगा ने बुरी तरह से हराया, बोले तू गलत आदमी के साथ में युद्ध करने के लिए आ गया मुजफ्फर शाह, चला जा। मुजफ्फर शाह ने कहा जीवन में कभी कभी आपसे युद्ध नहीं करूंगा। और इनके बीच में एक संधि होती है, मंदसौर की संधि, याद रख लेना, 1522। अगला मैच देख लो, बयाना का युद्ध, 16 फरवरी 1527। ये वर्ल्ड कप आ गया और वर्ल्ड कप का रिहर्सल मैच, क्या बोलते हैं उसको, ये तारीख भी आपको याद रखनी है। बयाना का युद्ध 16 फरवरी 1527। राणा सांगा और इश्क आका मेहंदी ख्वाजा, जो बाबर के सेनापति थे, इश्क आका और मेहंदी ख्वाजा। हालांकि मेहंदी ख्वाजा तो बाबर का बहन ही था, जीजा जी था। इनके बीच में इस युद्ध को रिहर्सल युद्ध कहा जाता है। अब बाबर ने तोप खाने का प्रयोग नहीं किया, लेकिन बाबर को पता था कि यार मैं देख तो लूं, पता नहीं सांगा कैसा है, पहली बार यहाँ युद्ध करने के लिए आया है। लोधी को तो उन्होंने पानीपत के प्रथम युद्ध में हरा दिया था। तो बोले सांगा ने जब 1 घंटे में इब्राहिम लोधी को हराया, तो सांगा से डायरेक्ट लड़ाई मत करो, एक बार एक रिहर्सल युद्ध कर लो मन में, तो ये सोच करके, और बोले तोप का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, तो रिहर्सल युद्ध हुआ और इस रिहर्सल युद्ध में ऐसी बैंड बजाई किसके? बाबर की सेना की, बहुत बुरी तरह से। और सेना ने तो फिर लड़ने के लिए मना कर दिया कि इससे हम कभी नहीं लड़ेंगे। तो ऐसा क्या हुआ था, तो वो खानवा के युद्ध में मैं सारा बखान कर दूंगा। मैंने आपको बोला था कि जिस शासक के बारे में सुनने के बाद में आपके अंदर जोश आ जाएगा कि निश्चित रूप से हमारा भाग्य रहा है कि हमें राणा सांगा जैसा विस्फोटक शासक मिला। देखते हैं, खानवा का युद्ध सबसे इंपॉर्टेंट युद्ध है। और मैंने आपको फर्स्ट में एक लाइन बताई थी, मैंने आपको बताया था कि राणा सांगा की उपाधि के लिए अपन ने बात की थी। तो कुछ उपाधि मैंने आपको बताई थी राणा सांगा की। सबसे पहले मैंने बताया था कि इसको जो है वो हिंदुआ पथ की उपाधि इन्हें दी गई थी। किसको? राणा सांगा को। तो हिंदू पथ क्यों कहा गया था? क्योंकि इतिहास में पहली बार ऐसा होता है कि सारे राजपूत शासक एक होते हैं। किसके खिलाफ? बाबर के खिलाफ। कहानी प्रारंभ करते हैं। खानवा का जो युद्ध है वो होता है 17 मार्च 1527 को। 17 मार्च 1527 खानवा जो भरतपुर में स्थित है।
तो युद्ध से पहले मैं थोड़ा सा आपको बायोडाटा इस खानवा युद्ध के बारे में बता देता हूँ कि देखिए राणा सांगा और बाबर के मध्य, ये तो आप सभी को पता है। इस युद्ध में राणा सांगा की ओर से कौन कौन से राजपूत शासक शामिल हुए थे। मैंने कहा ना पूरा राजपूताना एक हुआ, तो बता देता हूँ। जोधपुर से मालदेव, गंगा का पुत्र था राव मालदेव, तो जोधपुर से मालदेव। बागड़ क्षेत्र के बारे में बात करें तो डूंगरपुर बांसवाड़ा से मेरावल उदय सिंह, चंदेरी से इनका मित्र मेदिनी राय जो मालवा से आया था, झाला अज्जा जिसने राजमुकुट पहन करके युद्ध करेगा बाद में, प्रतापगढ़, सरहदी तंवर जो पूर्वी मालवा से था और शायद इसने बहुत बड़ा विश्वासघात किया था। पूरा खानवा का युद्ध मैं आपको बताऊंगा। और ये सरहदी तंवर ही आया था बाबर का संदेश लेकर के महाराणा सांगा के पास में। कब? जब उसने इब्राहिम लोदी पर आक्रमण ही नहीं किया था, बाबर आया और आते उसने सरहदी तंवर को भेजा था कि भाई सांगा से जाकर के कह दो मेरी हेल्प कर लो, मैं तो केवल इब्राहिम लोदी जो तुम्हारा भी दुश्मन है उसे हराने के लिए आया हूं। सांगा ने उसकी हेल्प नहीं की। बहुत अच्छी कहानी, मजा आएगा आपको सुनने में। तो ये सरहदी तंवर है और जो अंत में बाबर की सेना में मिल जाता है। आगे देखो और कौन कौन थे। पृथ्वीराज कछुआ जो जयपुर का शासक था। मैं आपको एक बात बताऊं क्या, जयपुर का पृथ्वीराज कछुआ और बागड़ का उदय सिंह, पता है क्या, ये दोनों के दोनों शासक खानवा के युद्ध में मारे गए थे। और देखो बीकानेर से कौन आया था, बीकानेर से कल्याणमल आया था, मेड़ता से रतन सिंह आया था, और भारमल ईडर से कौन आया था, भारमल आया था। मेवात से आए थे हसन खां मेवाती। इस युद्ध में ये हसन खां मेवाती जो है, बात वही आ गई, मुस्लिम सरदार, बिल्कुल हसन खां मेवाती मुस्लिम सरदार था जो इस युद्ध में राणा सांगा की तरफ अर्थात हिंदुओं की तरफ से लड़ते हैं। ईडर गुजरात से भारमल आता है। रतन सिंह तो आपको पता ही है, मीराबाई के पिताजी जो मेड़ता से आते हैं। तो ये बहुत बड़ा युद्ध था, बहुत बड़ा युद्ध, सारे रिश्तेदार सब और राजपूत शासक आ गए थे। चलो बाबर के साथ कौन आया था गुरुजी, ये भी बता दो। बाबर के साथ में मैं बता देता हूँ आपको। देखो बाबर की सेना की तरफ से हुमायूं बाबर का बेटा, बिल्कुल, मेहंदी ख्वाजा बाबर के जीजा जी था, बेनोई। ये उस्ताद अली खां, मुस्तफा खां, ये दोनों के दोनों उस्ताद थे सच में, क्या चलाने में, तोपची थे। एक बात बताऊं क्या, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, पूरे हिंदुस्तान में पहली बार तोप का जो प्रयोग किया गया था वो तराइन के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी के खिलाफ किया था। और राजपूताने के बारे में बात करें तो राजस्थान में तोप का पहली बार प्रयोग इस खानवा के युद्ध में होता है जो 17 मार्च 1527 को राणा सांगा वर्सेस बाबर के बीच में होता है। हमारे सैनिकों ने पहली बार तोप गोले बारूद देखे थे, उससे पहले कोई जानता भी नहीं था। अब देखिए नोट आ गया, मतलब काम की बात है। कितने का नोट है, युद्ध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नोट है जो मैं आपको बता देता हूँ। देखो इस युद्ध में पृथ्वीराज कछुआ जयपुर, मेहरावल उदय सिंह डूंगरपुर दोनों वीर गति को प्राप्त हुए थे, जस्ट अभी मैंने आपको बताया था। इस युद्ध में राणा सांगा की ओर से 2 मुस्लिम सरदारों ने भाग लिया जो कि महमूद लोदी और इब्राहिम खान थे। क्या बात कर दी, बिल्कुल, जिस महमूद लोदी को, वो इब्राहिम लोदी को इन्होंने हराया था, ये उसी का बेटा था महमूद लोदी। और एक हसन खां युद्ध करने के लिए आते हैं, किसके, सांगा के साथ में। तीसरे युद्ध के प्रत्येक नोट काम का है। 2000 के तो बंद हो गए भाई साहब, 500 के ही चल रहे हैं अभी। तो तीसरा नोट देख लो। बाबरनामा के अनुसार इस युद्ध का प्रमुख कारण राणा सांगा द्वारा पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के सहयोग हेतु इब्राहिम लोदी के विरुद्ध नहीं आना था। मैंने आपको बताया था ना, क्या बताया था, सरहदी तंवर मैंने आपको बताया था, जिसको बाबर ने भेजा था। राणा सांगा को बोला मेरे साथ में युद्ध करने के लिए आजा दोस्त। बाबर इब्राहिम लोदी तेरा भी दुश्मन है मेरा भी दुश्मन है, मिलकर के धोते हैं। सांगा ने कहा नहीं रे, तू कौन है, कहां से आया मेरे को ये पूछने वाला, मैं क्या हूं तेरे साथ देने के लिए। तो ये भी एक कारण बताया गया। जबकि राणा सांगा ने बाबर को वादा किया था, ऐसा कहा जाता है कि इब्राहिम लोदी के विरुद्ध वे बाबर की सहायता करेगा, ऐसा बाबरनामा में लिखा हुआ है। परंतु सांगा ने बोले धोखा दिया, इसलिए ये युद्ध हुआ। चौथी बात बाबरनामा में लिखी हुई है कि खानवा के युद्ध में राणा सांगा के पास 2 लाख सैनिक थे, जबकि बाबर के पास मात्र 30,000 ही सैनिक थे। आगे बात सुन लो 5वीं नंबर पे।
खानवा युद्ध राजस्थान इतिहास का पहला युद्ध है जिसमें जिसमें मैंने आपको बोला था ना, जिसमें तोप खाना अर्थात गोला बारूद का प्रयोग किया गया था, जबकि संपूर्ण भारत में पहली बार तोप खाने का प्रयोग गोला बारूद का तराइन के प्रथम युद्ध में हुआ था। लाइन एक एक इंपॉर्टेंट है और एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, मेरी गारंटी है। अगला नोट देख लो रे, मारवाड़ शासक राव गांगा, मैंने बता दिया राव गांगा ने इस युद्ध में अपने पुत्र मालदेव को भेजा था, जिसने इस युद्ध का उद्घोष भी किया था और घायल सांगा को बसवा दोसा नामक स्थान पर पहुंचाया भी था। घायल सांगा को वहां से उठाना और सुरक्षित स्थान पर ले जाने का कार्य भी मालदेव ने किया था और युद्ध का उद्घोष भी किसने किया था? मालदेव ने किया था। सातवां और अंतिम नोट, कर्नल जेम्स टोड और कविराज श्यामल दास के अनुसार इस युद्ध में राणा सांगा की पराजय का प्रमुख कारण क्या था? बता दो। बिल्कुल, कर्नल जेम्स टोड ने कारण बताया था। प्रमुख कारण क्या बताया था कि जो सरहदी तंवर था वो केवल दिखाने के लिए अपनी बहुत बड़ी सेना लेकर के सांगा के साथ में सम्मिलित हुआ, लेकिन वो तो मिला हुआ था रे किससे? बाबर से। इसलिए तो बाबर का संदेश लेकर के वो आया था। और जब अंतिम समय में वो युद्ध के समय में उसने क्या किया? अपनी पूरी की पूरी विशाल सेना बाबर किधर मिला ली? बाबर की तरफ मिला ली और युद्ध की पूरी रणनीति दुश्मन को बता दी। किसको बता दी? बाबर को बता दी। और जब युद्ध की रणनीति दुश्मन को पता चल जाता है तो फिर आप समझते ही हो। तो बोले ये एक बहुत बड़ा कारण किसने माना रे? ये कर्नल जेम्स टोड ने माना था। कौन से युद्ध के लिए? खानवा युद्ध के लिए। युद्ध के बीच में क्या क्या घटनाएं हुई या युद्ध से पूर्व क्या घटनाएं हुई, सब घटनाएं जो इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई उनके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। देखो, बयाना युद्ध से डरे हुए मुगल सैनिकों को एकजुट करने के लिए बाबर ने जिहाद अर्थात धर्म युद्ध का नारा दिया था। सैनिकों से तमगा कर माफी की घोषणा की थी। मैंने कहा ना, बयाना युद्ध के बाद में बाबर के सैनिकों ने मना कर दिया, हम नहीं लड़ सकते भाई, सामने तो विस्फोटक बल्लेबाज है, हम नहीं लड़ेंगे, कुछ भी हो जाए। बाबर ने कहा यार जीतने के लिए आए भैया, ये संभव नहीं है। बाबर भी बहुत मूंडी था। बाबर ने कहा ध्यान से सुनो, ये युद्ध नहीं है, ये जिहाद है। क्या है? जिहाद। मर जाओगे तो तुमको अल्लाह के दरबार में पनाह मिलेगी, स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग में अप्सराएं मिलेगी, उसका आनंद लेना। यहाँ क्या करोगे? और जीत गए तो फिर तुमको पता है तो भी आनंद है। बोले दोनों तरफ से आनंद ही आनंद है। इसलिए धर्म युद्ध का नारा दिया था बाबर ने। दूसरा, सैनिकों से कहा तुमसे जो टैक्स लिया जाता है वो टैक्स भी माफ, लेकिन मेरे बापो युद्ध तो करो। तो बाबर ने अपने सैनिकों को एकजुट किया युद्ध से पहले। इधर एक बात लिख लो, राणा सांगा के बारे में मैं आपको बता देता हूं। राणा सांगा ने राजपूत सैनिकों को एकजुट करने के लिए पाती परवन कई बार पूछा है। हिंदू एकजुट आमंत्रण पत्र सभी राजपूत शासकों को भेजा, जिसके फलस्वरूप ही राजपूत शासकों और सरदारों ने एकजुट होकर के भाग लिया था। मैंने आपको बताया था ना, राणा सांगा राजपूताने का अंतिम शासक था, जिसके नेतृत्व में सब राजपूत जातियां विदेशियों को बाहर निकालने के लिए एक साथ सम्मिलित हुई थी। अगली बात और देख लो, इस युद्ध में बाबर ने तुलगमा अर्थात आरक्षित सैन्य टुकड़ी एवं उस्मानी गाड़ियों में रखी हुई तोप पद्धति का प्रयोग किया था। ये दोनों बात ध्यान से सुन लो, तुलगमा और उस्मानी, ये इसकी कुशल रणनीति थी। ये बार बार पूछे जाते हैं। कथन कारण में क्वेश्चन आएंगे, इसलिए डिटेल से पढ़ना जरूरी है। और डिटेल से पढ़ोगे, इस तरह से पढ़ोगे, मैं तो कह रहा हूँ टॉप 10 में आपकी रैंक आएगी। कौन रोकने वाला है? पढ़ने का तरीका आपका सही होना चाहिए, समय के अनुसार बदल लो अपने आप को। एक पद्धति है तुलगामा, दूसरी पद्धति है उस्मानी। तुलगामा क्या होता है? आरक्षित सैन्य टुकड़ियां। उन्होंने 5-5 हजार में सैनिक टुकड़ियों को आरक्षित कर दिया, 5-5 हजार के अलग अलग ग्रुप बना दिए। दूसरा था उस्मानी, जिसमें गाड़ियों में तोप रख दी। इन पद्धतियों के कारण ही इस युद्ध में विजय के उपरांत बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की, काफिरों का नासक की उपाधि धारण की। काफिर का मतलब समझते हो? जो मुस्लिम नहीं है वो काफिर है। तो बाबर ने क्या किया? गाजी की उपाधि धारण की और काफिरों का नासक की उपाधि धारण की। साथ ही राजपूत सिरों की ढेरी बनाई थी। बहुत सारे सैनिक शहीद हुए थे।
देखिए, कुछ मैं नहीं मानता कि हमारे सैनिकों से क्या गलती हुई। एक तो सलादी तंवर का उधर मिल जाना बहुत बड़ा कारण है, कर्नल जे स्टोर ने बताया था। दूसरा, हमारे सैनिकों ने पहली बार तोप देखी थी, क्योंकि हमारे सैनिक जो है वो तीर कमान तलवार से लड़ रहे थे, उनको पता ही नहीं तोप और गोला बारूद भी कोई होता है। और वो गोला बारूद का पहली बार हमारे, और फिर उन्होंने सैनिकों को चारों तरफ से टुकड़ियों में बांट दिया, गाड़ियों में तोप रख दी। हमारा सैनिक उधर से लड़ रहा, पीछे से आकर के तोप का गोला फटा, इधर से 100 200 500 सैनिक खत्म। तो इसलिए इस युद्ध में थोड़ी सी अपन कह सकते हैं कि राणा सांगा की हार हो जाती है, बाबर इस युद्ध में जीत जाता है। परिणाम में एक बार देख लो आप भी। बाबर की कुशल रणनीति के कारण इस युद्ध में राणा सांगा की सेना पराजित हुई। राणा सांगा घायल हो जाते हैं, और घायल हुए राणा सांगा को युद्ध मैदान से हटाकर सुरक्षित स्थान बसवा दौसा में कौन लेकर के आता है? मालदेव। घायल राणा सांगा के स्थान पर झाला अज्जा, मैंने आपको उसी समय परिचय में बता दिया था, जो सादड़ी प्रतापगढ़ के सामंत थे। उन्होंने सांगा का राजमुकुट धारण करके सांगा की सेना का नेतृत्व किया था, परंतु बाबर की कुशल रणनीति थी, बिल्कुल कुशल रणनीति थी, तो ये भी सेना को अधिक समय तक नहीं संभाल सका, और हमारी जो सेना है वो हार जाती है, राणा सांगा की सेना। अब युद्ध भी हो गया। अब सांगा के अंतिम दिन, सांगा का काफी दिनों तक उपचार किया जाता है। अब अंतिम समय देखो, लगभग 1-2 महीने के बाद में सांगा को होश आता है। होश आने पर राणा सांगा ने युद्ध करने के लिए व्याकुल हो उठा। अरे वो विस्फोटक बल्लेबाज था, उसने जीवन में हारना नहीं सीखा। पहली लाइन आपके अंदर जोश पैदा कर देगी साथियों। परंतु इस समय सांगा के अधिकतर सैनिक मारे जा चुके थे, फिर भी सांगा ने प्रण किया कि वे बाबर को हराए बिना मेवाड़ नहीं जाएगा। ध्यान से सुन लो, पहली बार इन्होंने तोप गोले बारूद देखे, पीछे भी हट सकते थे, वापस आ सकते थे, लेकिन नहीं, उसने कहा बाबर भले तोप लाए के गोले लाए, लेकिन अब हार के सांगा नहीं जाएगा। इसलिए मेवाड़ आने की बजाय राणा सांगा रणथंबोर दुर्ग जो सवाई माधोपुर में, यहाँ रहकर के इन्होंने बिखरी हुई सेना को संगठित किया। बाबर से युद्ध का मौका तलाशने लग गया था सांगा, बोले मैं बाबर को छोड़ूंगा नहीं। अब इसी दौरान राणा सांगा को सूचना मिलती है कि बाबर जो है वो कहाँ आक्रमण कर रहा है, वो चंदेरी पर आक्रमण कर रहा है। चंदेरी इनका मित्र था ना, मेदिनी राय, बोले उसके ऊपर। चंदेरी के मेदिनी राय ने सांगा का सहयोग किया था कि नहीं किया था ना? बिल्कुल। सांगा ने सेना सहित चंदेरी की ओर कूच किया। चंदेरी से कुछ दूर एक स्थान है कालपी, के पास में कालपी नामक स्थान पर अपना सैनिक पड़ाव डाल दिया, जहां उसी के सरदारों ने, किसके? राणा सांगा के ही सरदारों ने राणा सांगा को विष दे दिया। क्यों दिया होगा ऐसा? जिसके फलस्वरूप 30 जनवरी 1528 को राणा सांगा की मृत्यु हो गई एवं राणा सांगा का मृत शरीर मांडलगढ़ भीलवाड़ा लाया गया, जहां इस महान वीर शासक की 8 खंभों की छतरी बनी हुई है, तथा राणा सांगा की एक और अन्य छतरी बसवा दौसा में भी है। वापस सुन लो, राणा सांगा को जैसे होश आता है, होश आने के बाद में राणा सांगा व्याकुल हो उठा, बोले कहाँ है बाबर? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बोले ठीक है महाराज। हमारे सैनिक सरदारों ने समझाया, बोले अब तो युद्ध का समय तलाशो, बोले वापस तो नहीं जाएंगे। तो इनकी क्या सेना भी बिखर गई थी, पहली बार तोप गोले बारूद का प्रयोग किया गया था। तब राणा सांगा रणथंबोर सवाई माधोपुर में काफी दिन तक रहे। देखो मार्च में युद्ध हुआ और वापस अगला कब हुआ? जनवरी में। लगभग 10 महीने वेट किया, आप खुद सोच लो। तो यहाँ इन्होंने सेना को संगठित किया और बोले मेवाड़ महाराणा सांगा जो है वो हार करके नहीं जाएगा। वैसा युद्ध का मौका तलाश रहे थे, तभी उन्हें सूचना मिलती है कि बाबर ने जो सांगा का मित्र था मेदिनी राय, उसके ऊपर अर्थात चंदेरी पर आक्रमण किया है। सांगा ने कहा ठीक है, मौका है। अब मित्र का, जिस मित्र ने मेरा सहयोग किया उस मित्र का सहयोग भी करने का मौका है, और कुछ भी हो जाए, कितनी भी तोप गोले बारूद चले, लेकिन मैं तो भैया बाबर को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरा एक ही लक्ष्य है, बाबर को मैं मार के ही यहाँ से जाऊंगा, ऐसा प्रण लिया था। अब हमारे सरदारों ने सोचा भाई अधिकतर सैनिक मर गए, मारे जा चुके थे खानवा के युद्ध में, कुछ एक बचे हैं तो वो भी मारे जाएंगे, ये भी निश्चित है, क्योंकि हमारे पास में तोप गोले बारूद नहीं है।
और तोप गोले बारूद के सामने तलवार क्या करेगी? अरे जीतने के लिए हथियार चाहिए। अब क्या करे? तो सभी सरदारों ने कहा, बोले बीवी बच्चे वेट कर रहे हैं भाइयों, एक काम करो, ये तो विस्फोटक बल्लेबाज है, ये तो मानने वाला नहीं है, तो अपन सब एक काम करते हैं। तो सांगा को जो है दूध पिलाया था, उस दूध के अंदर जहर मिला दिया जाता है, और जहर मिला करके सांगा को सभी ने मंत्रणा करके जहर मिला दिया, और जहर पीने के बाद में सांगा की क्या है, मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद में फिर अब उनका शरीर को लेकर के आ रहे, और यहाँ पर एक घटना घटित होती है। उनका शरीर लेकर के आ रहे थे, और जैसे ही मांडलगढ़ इधर हाडोती का बॉर्डर है, और जैसे ही मेवाड़ के बॉर्डर में प्रवेश किया, पता है क्या हुआ था? उनका जो शरीर था, जिस रथ में रखा हुआ था, वहां 4-4 घोड़े लग रहे थे, वो आगे बढ़ा ही नहीं। रथ वहीं पर रुक गया, मेवाड़ के अंदर प्रवेश नहीं किया। उन्होंने कहा, अरे भाई कोई बात नहीं, घोड़े थक गए होंगे, ये फिर हाथी लगा करके रथ खींचा, तब भी रथ आगे बढ़ा नहीं। किसी बुजुर्ग ने कहा, अरे भाई क्या गलती करने जा रहे हो? जिस व्यक्ति का जीते जी जो व्यक्ति ने हारने के पश्चात मेवाड़ में प्रवेश नहीं किया, क्या मरने के बाद भी वो व्यक्ति मेवाड़ में प्रवेश करे?